नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा रविवार को अलवर में विश्व ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस शहीद स्मारक पहुंची, जहां इस कार्यक्रम का समापन किया गया। साइकिल रैली को राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग के क्षेत्र अधिकारी दीपेंद्र वर्मा ने बताया कि इस रैली में करीब 150 साइकिल सवार शामिल हुए। इस दौरान छात्रों सहित औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस रैली का आयोजन कर एक मैसेज देना था कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्य करने से कितना बदलाव आता है, वातावरण सुंदर बनता है, स्वच्छ बनता है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को 5 पौधे लगाने चाहिए, जिससे स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ सुंदर अलवर बन सके। कचरे को खुले में नहीं जलाना चाहिए, पुराने वाहनों का प्रयोग नहीं करें, वहीं घर के आगे साफ सफाई करें जिससे प्रदूषण नहीं फैले। इधर राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि रोजाना एक पौधा लगाएं। वे स्वयं भी एक पौधा रोजाना लगा रहे हैं। पॉलिथीन का प्रयोग नहीं के बराबर करें। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये भी प्रदूषण फैलाने में सबसे आगे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना एक पौधा लगाने से पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो स्टेट प्रदूषण विभाग द्वारा आज अलवर शहर में हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा साइकिल रैली का आगाज़ किया गया है और इसके माध्यम से सीधा संदेश ये है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पॉलीथीन का उपयोग ना के बराबर करें और जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उसका भी प्रयास ये करें कि कम से कम उपयोग हो, क्योंकि ये भी धुआं के माध्यम से प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही साथ एक प्रण लें कि एक पौधा प्रतिदिन लगाएं, क्योंकि पौधे लगाने के माध्यम से जहाँ एक और हमारा शहर, हमारा प्रांत हरा भरा होगा, साथ ही साथ प्रदूषण को रोकने में एक महती भूमिका हमारे वृक्ष निभा रहे हैं। और मैंने भी संकल्प ले रखा है कि एक पौधा मैं प्रतिदिन लगा रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जब आपने पहली बार हमारी बैठक ली थी हमारे पार्टी कार्यालय में, तो उस वक्त मैंने प्रण लिया था कि मंत्री होने के नाते और इस एक राजस्थान का आदमी, एक राजस्थान का एक जनमानस में एक इस प्रकार की अलग जगह कि वो पौधा लगाए, उसकी सुरक्षा करें, उसको लेकर के मैंने संकल्प लिया है कि एक पौधा प्रतिदिन मैं लगा रहा हूँ। तो आपके माध्यम से मैं राजस्थान के प्रत्येक जन से आग्रह करूँगा कि एक पौधा भी यदि आप लगाते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और आने वाले पीढ़ी को हम एक बहुत बड़ी सौगात दे के जाएंगे। और इस साइकिल रैली के माध्यम से उसमें छोटे बच्चे भी प्रतिभागी हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी प्रतिभागी हो रहे हैं और युवा साथी प्रति एक संदेश दिया है कि पर्यावरण बचेगा तो हम सब बचेंगे, वातावरण शुद्ध रहेगा तो हम सब बचेंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और ये जन जागरण अभियान के माध्यम से ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंशन डे भी है और आज माननीय मंत्री जी हमारे जो राजस्थान के हैं वन एवं पर्यावरण, उनके सानिध्य में हम लोगों ने आज एक छोटी सी साइकिल रैली रखी है और उसके द्वारा एक मैसेज देने का प्रयास किया है जन नागरिकों की दैनिक जीवन में एक छोटे छोटे चेंज करके किस तरह से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक अभी मिशन लाइफ का एक नारा था कि अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें कि जिससे एक सामूहिक रूप से वातावरण और पर्यावरण अपना बच सके और सुंदर और स्वच्छ हो सके। साथ ही मैं शहर के सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि विभाग अपनी जगह अपने कार्य कर रहे हैं, परंतु आम जन भागीदारी उसमें अति आवश्यक है कि आप लोग कचरा नहीं जलाएं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, पुराने वाहनों का उपयोग ना करें। धूल अगर आपके घर के पास है तो अपने घर की सफाई करें। प्रत्येक नागरिक अपने घर के आगे सफाई करेगा तो पूरा शहर अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। और डेली 5 पौधे लगाएं अपने घर के आगे आसपास, तो एक हरा भरा राजस्थान होगा, सुंदर राजस्थान होगा। जय भारत, जय राजस्थान, जय अलवर। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया है? आज लगभग 150 के आसपास साइकिल रैली आई है, बच्चे आए हैं और औद्योगिक संगठन से प्रतिनिधि आए हैं। इसके अलावा शहर के गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और काफ़ी अच्छा आज हमारा प्रोग्राम रहा और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
अलवर पुलिस के 250 जवान और अफसरों ने बगड़ तिराहे से लेकर रामगढ़, बड़ौदा में गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, रैणी, नौगांवा तक साइबर क्राइम वाले गांवों में दबिश दी। इस दौरान अलग अलग जगहों में 88 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया। इस मामले में पुलिस पूरी जांच के बाद खुलासा कर सकेगी। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से संचालित ऑपरेशन साइबर ब्रज प्रहार के तहत जिले में साइबर क्राइम के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत पहले दिन ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 88 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करीब 250 पुलिसकर्मियों की 15 टीमें सुबह से दबिश देने में लगी रही। पुलिस की कार्रवाई दोपहर बाद तक चलती रही। कार्रवाई के दौरान IPS रोशन मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, थानाधिकारी सदर शिवाजी पार्क कोतवाली अरावली बिहार, NEB वैशाली नगर, MIA महिला थाना अकबरपुर मालाखेड़ा, QRT टीम, DST टीम सहित कुल 250 पुलिसकर्मी थे। इस दौरान पुलिस ने बगड़ तिराया, रामगढ़, बड़ौदा में गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, रैणी, नौगांवा इलाके गांवों में दबिश दी। पकड़े गए आरोपियों से जब्त किए मोबाइल से पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार जल्दी बड़े साइबर अड्डों पर दबिश दी जा सकती है। असल में अलवर जिले के ये क्षेत्र साइबर अपराध में तेजी से बढ़ रहे हैं। चूंकि आज ही सुबह की ये कार्रवाई है, अभी हमें वो व्यक्ति, उसके 1-2 साथी प्लस उसके मोबाइल डेटाबेस मिला है। अभी मुकदमे दर्ज करके, चूंकि अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए, इनमें जब हम गहनता से जाएंगे तब इस नेटवर्क का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनका पता लग पाएगा। और चूंकि इसमें काफ़ी सारी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, जो हमें हमारी साइबर टीम भी दे रही है, पुलिस मुख्यालय में जो साइबर एक्सपर्ट्स है वो भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में हम इसमें और विस्तृत तफ्तीश से जानकारी आपको उपलब्ध करा पाएंगे। इनसे सर कुछ सामान जब्त हुआ है? इनसे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, फेक IDs और जो कुछ ATM कार्ड्स जैसी चीज़ें जब्त हुई हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा ये जो है ऑपरेशन वज्र प्रहार साइबर 1.0 चलाया गया। इसके तहत जो मुख्यालय में साइबर सेल है उनके द्वारा फिल्टर करके कुछ ऐसे नंबर्स और कुछ ऐसी लोकेशंस हर ज़िले में आइडेंटिफाई की गई जहां पर इस तरह के जो फ्रॉड कॉल्स ज़्यादा जनरेट हो रहे थे। वो डेटा उन्होंने गोपनीय रूप से हमारे साथ शेयर किया। हमने इसमें एक ग्राउंड वर्क किया कि पहले गोपनीय तौर पर उन सब लोकेशंस पे हमारे जो सादा वस्त्र में जवान हैं वो जाकर के उन लोकेशंस को, वो कौन लोग हैं, वो टारगेट को सेट करके आए। इस प्रकार हमने एक पूरा लोकेशनल डेटाबेस तैयार किया जहां पर हमको रेड करना था। इस ऑपरेशन में काफ़ी गोपनीयता बरती गई ताकि ये लीक ना हो सके। और आज सवेरे 5 बजे, 4:30 बजे हम लोगों ने जो 15 अलग अलग टीमें बनाई, अलग अलग SHOs के नेतृत्व में। हर टीम में वो कांस्टेबल शामिल था जो इनको फिजिकली देख कर आया था। उसके अलावा इनकी गूगल मैप के जरिए मैपिंग थी, वो थी। उस थाने के जवान थे, पुलिस लाइन से जवान थे, QRT के जवान थे, RAC के जवान थे, महिला कांस्टेबल्स थी। और जो हमारे DYSP सिटी, सदर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, CO एडिशनल SP हेडक्वार्टर और जो IPS प्रोबेशनर है यहाँ पे रोशन, उन सब ने अर्ली मॉर्निंग ये रेड्स को कंडक्ट किया। जो सुबह का कोहरा था और जो थोड़ी गोपनीयता थी उसका हमें फ़ायदा मिला और हम एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशंस पे जाके हमने रेड किया। तो हमने करीब 88 लोगों को पकड़ा। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते चोर चोरी की वारदात करने में लगे हुए हैं। शहर में आए दिन सूने मकान, दुकान और गोदामों को ताला तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मनुमार्ग स्थित निर्माणाधीन मकान पर देखने को मिला, जहां अज्ञात चोर मकान में घुसे और पानी की मोटर सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने चोरी की सूचना तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पहुंच घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रमिक छोटू ने बताया कि यह मकान अमरदीप सोनी का बन रहा है। यहाँ अज्ञात चोर आए और पानी की मोटर, पंखे सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। ये अपना इधर काम चल रहा है मनुमार्ग पे, तो यहाँ दिन में कुछ आदमी आए और पीछे मोटर लग रही थी नल पे, उसको ले गए। और पहले भी कुछ सामान गया है जैसे पंखे और कुछ गाटर वाटर, तो अभी तक पता नहीं लग पाया कौन है ले गया है। तो कुछ CCTV से कोई सामने आया है ऐसा कोई? अभी यहाँ कैमरा है नहीं है फिलहाल कोई। तो अज्ञात लोग थे क्या? हाँ, कोई अभी तक। तो मकान का काम चल रहा था? किनका मकान बन रहा है ये है सोनी का है। अच्छा, फिर पुलिस आई थी क्या मौके पे?
पुलिस तो अभी तक नहीं आई है। अलवर नगर निगम की ओर से पुलिस लाइन रोड के एक साइड खराब पड़ी जमीन पर पार्क बनाया गया। इस पार्क का रविवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित पार्षदों ने मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया। लोकार्पण के दौरान मंत्री ने पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित नगर निगम अधिकारी, कर्मचारियों सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पार्क का निर्माण नगर निगम ने 36 लाख रुपए की लागत से कराया है। पार्क में चारों तरफ रेलिंग कुर्सी लगाई गई है और जल्द ही इस पार्क की देखभाल के लिए गार्ड नियुक्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि यहाँ खाली पड़ी जमीन पर लोग अपने घरों का कचरा और मलबा डालते थे, जिससे रोड पर चारों तरफ गंदगी का आलम रहता था। गंदगी और बदबू के कारण लोगों को इस रोड से निकलने में परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए नगर निगम द्वारा यहाँ पार्क विकसित किया गया, जिसका आज लोकार्पण करने के बाद मंत्री ने यह पार्क जनता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बताया कि अब लोग इस पार्क में सुबह शाम घूमने के लिए आएंगे और यहाँ अच्छा वातावरण लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्क की देखभाल करने के लिए जल्द यहाँ पर गार्ड की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। इस दौरान पार्षदों ने मंत्री संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर को बताया कि पार्क में हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, जिससे यहाँ पर रात के समय अंधेरा नहीं रहे। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए जिम और झूले भी लगाने के लिए कहा, जिस पर महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि जल्दी पार्क में बताई गई समस्याओं पर ध्यान देते हुए कार्य किया जाएगा। श्री परशुराम सर्किल्स के पास से यशवंत और प्रताप स्कूल के सामने, जहाँ एक बहुत बड़ी गंदगी का यहाँ ढेर रहता था। कोई भी व्यक्ति जो उसका मकान बनता था, मलबा मिट्टी सब यहाँ डाल के चल जाते। इसकी बहुत बड़ी दुर्दशा थी। आदरणीय मंत्री महोदय जो पूर्व विधायक थे, तब उन्होंने एक निर्देश दिया था कि निगम इसको एक पार्क के रूप में डेवलप कर दे। तो हमने इसको पार्क के रूप में डेवलप किया है और इसमें 38,96,000 रुपये का कार्य हुआ है, जिसमें चारों तरफ की यहाँ घूमने के लिए इसकी पटरी बनाते हुए और यहाँ पौधे लगाए हैं और साइड में ये जो रेलिंग लगाकर इस कार्य को किया है। इन क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है आज माननीय मंत्री महोदय ने, और जनता इसमें अपने स्वास्थ्य का लाभ ले। और ऐसे भी बहुत सारी जगह कहीं हमको दिखेंगी तो उनमें हम पार्क डेवलप करेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का एक सपना है कि हमारा शहर स्वस्थ और स्वच्छ रहे। इस ओर कदम बढ़ाते हुए आम जन का भी इसमें सहयोग बना रहे, इसके रखरखाव को देखें। और निगम की ओर से अब जहाँ गार्ड लगाने की आवश्यकता होगी तो इसमें गार्ड लगाकर भी हम इसकी सुरक्षा को करेंगे, ताकि आम जन के लिए सुरक्षित पार्क डेवलप बना रहे। वाल्मीकि समाज के छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर जेल चौराहे स्थित दशहरा मैदान से 5 जोड़ों की निकासी बैंड बाजों के साथ प्रारंभ की गई। बारात की निकासी मुख्य बाजारों से होते हुए शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन पहुंची। वहां गायत्री परिवार द्वारा फेरे संपन्न कराए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, वार्ड पार्षद अशोक पाठक, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित भाजपा से जुड़े अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज के गणमान्य व्यक्ति द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं समाज ने कोरोना के समय जब हर आदमी अपने परिजन से भी मिलने से डर रहा था, तो उस समय वाल्मीकि समाज ने हर अस्पताल में पेशेंट के पास जाकर दवाइयां पकड़वाने सहित शव को उठाकर जो सहयोग किया वह बहुत ही बड़ा कदम था। इसके लिए भी समाज धन्यवाद का पात्र है। जो प्रताप सामुदायिक भवन है, इसके अंदर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है। इसमें 5 जोड़ों की शादी की जाएगी। सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से इस विवाह समिति से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आपने अन्य सभी समाजों को भी दिशा देने का काम किया है और इस मंच के माध्यम से आपने अमीरी और गरीबी का भेद मिटाने का काम किया है। उसके लिए भी बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे में सरसों के खेतों में बघेरे के आने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई तो दोनों विभागों के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने ड्रोन से बघेरे को खोजने का प्रयास किया। सरसों के खेत में बघेरे के पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन उसको पकड़ने में सफलता नहीं मिल सकी। वहीं बघेरे के आने की सूचना पर ग्रामीणों और किसानों में भय पैदा हो गया है। इस कारण किसान अपने खेतों को देखने तक नहीं जा रहे हैं। वन विभाग की टीम बघेरे को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। मेहंदीपुर बालाजी की टोडा भीम घाटी में ब्रेक फेल होने से ट्रांसपोर्ट के सामान से भरी पिकअप पलट गई। इसके बाद पिकअप में भरा सामान सड़क पर फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस को ड्राइवर संतोष ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी पलटी खा गई।
इसके बाद क्रेन मंगवाकर गाड़ी को सीधा करवाया गया। मेहंदीपुर बालाजी की टोडा भीम घाटी में एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। यह घटना रात 7 बजे की बताई जा रही है। भिवाड़ी के फूलबाग थाने में फरियाद लेकर पहुंची एक महिला को थाने के हेड कांस्टेबल ने उसकी फरियाद लेने के बजाय उसे खाकी का रूप दिखाते हुए थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा गांव में शुक्रवार रात को पीड़िता ने घर के बाहर गली में झगड़ा की आवाज सुनी तो महिला ने बाहर जाकर देखा। इस दौरान झगड़ा कर रहा पड़ोसी पार्षद का भांजा भड़क गया। उसने महिला के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद जब पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर फूलबाग थाने पहुंची तो पुलिस वाले ने भी महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला की बड़ी बहन पालो देवी ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले पार्षद नेकचंद का भांजा संजय मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ झगड़ा कर रहा था। आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन रज्जो घर से बाहर निकली तो रज्जो ने संजय से झगड़े की वजह पूछी। इससे पार्षद नेकचंद और उसका भांजा संजय भड़क गए। दोनों ने मिलकर रज्जो के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद रज्जो के परिजन घर से बाहर आए और बीच बचाव किया। शनिवार सुबह 11 बजे रज्जो मारपीट की शिकायत करने फूलबाग थाने पहुंची, जहां थाने का हेड कांस्टेबल शिव शर्मा उसकी बहन पर आग बबूला हो गया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने अंदर से पट्टा मंगवाने की बात कहकर रज्जो को डराया। डरी सहमी दोनों बहनें जब थाने से बाहर आने लगी तो हेड कांस्टेबल ने रज्जो के बाल पकड़ लिए और उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने इसका विरोध किया तो हेड कांस्टेबल ने उन्हें भी थाने में बंद करने की धमकी दे दी। इस दौरान थाने के बाहर खड़े महिला के परिजनों ने छिपकर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। महिला के साथ हुए गलत बर्ताव से समाज के लोगों का खाकी पर से विश्वास उठ रहा है, वहीं समाज में रोष व्याप्त है। इसके बाद महिला के परिजन दोपहर को थाने पहुंचे, खाकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में फूलबाग थाने इंचार्ज वीरेंद्र पाल ने भी कुछ कहने से बसते नजर आए। आरोपी हेड कांस्टेबल घटना के बाद से फोन नहीं उठा रहा है। महिला का आरोप है कि भिवाड़ी पुलिस पार्षद नेकचंद के दबाव में उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, साथ ही उन्होंने डराया धमकाया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला हेड कांस्टेबल शिव कुमार की शिकायत लेकर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी से इसकी शिकायत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो देखा है, वे हेड कांस्टेबल की भूमिका की जांच करेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार पे हमने इसको बोला था भाई हमारी लड़ाई हुई सर, हमारे फैसला करवा दो भाई। जो उन्होंने बोल रहा नहीं हम पटे मारेंगे, तुझे फैसला नहीं करेंगे हम। अच्छा। रिपोर्ट ले ली थी उसने। अच्छा। जब उन्होंने कह रहा रिपोर्ट नहीं, हम कैसे रिपोर्ट ले लेंगे उनके, उसने पटे मार जब हमारे हाथ पीट कर दिया उसने पुलिस वाले ने। बाहर में नहीं निकले, हम बाहर नहीं निकलने दे रहे। अच्छा। मेरे बाल पकड़ ली उसने पुलिस वाले ने, पकड़ के अंदर थाने के अंदर ही मारा। थाने के अंदर कितने लोग थे? एक हमारे साथ। नहीं जो मारने वाला कौन था? 3 जने थे। 3 पुलिस वाली थी। 3 जने थे। 3 जने थे। हाँ। उनको आप जानते हो? नहीं जानते भाई। सर थाने रात को जैसे 9 बजे का टाइम था, जैसे पड़ोसी इनको वो पार्सल का भांजा मारने आया, संजय नाम का लड़का, इनकी हाथ पाई हो रही थी। जैसे ये मेरी बहन घर से निकल के हम आए, मेरी बहन को थप्पड़ मार लिया। किसने मारे थे? संजय नाम का लड़का। ठीक है, फिर उसके बाद उसने मारने के बाद में हमने 115 पे फोन कर दिया, 112 पे। ठीक है। 112 फोन करने के बाद पुलिस आ गई। पुलिस बोली अब तो आपका सुलझेवड़ा हो जाएगा, थाने में सुबह 10 बजे आ जाना। ठीक है। 10 बजे आने के बाद में हम आगे घर से बोला रिपोर्ट लिखवा ला। रिपोर्ट लिखवाने गए, रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट रख के पार्सल वहीं मिला था। रिपोर्ट रख ली, फिर बोला पटे लेके आओ। लेडीज से बोला जो वहाँ रहती है, उनसे वो पटे लेके वो नहीं आई। फिर हम जैसे बोले ना सर हमारा ना दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो भी होया है, हमारे गरीब आदमी को क्यों मारा है? ऐसे बोला आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई क्यों नहीं तो फिर क्यों मारा है? जब उनने नहीं करा, जब उसके बाद में वो तो मैडम तो आई नहीं। फिर जो हम जैसे आने लगे ना वहाँ से निकलने लगे, जैसे वो आया पुलिस वाला, उसने हमारे को हाथ पाई करी और मेरे गाल पे अब भी निशान है, बहुत मारा है हमको। खेड़ली कस्बे के विद्या देवी स्कूल में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बच्चों में क्या कमियां हैं तथा कैसी स्थिति है, इसे लेकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्कूल के निदेशक मनोज चौधरी ने बताया कि छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति है, उनकी तैयारी कैसी है, इसे लेकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित हर वर्ष की जाती है, जिसमें सभी कठुमर खेड़ली क्षेत्र के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा हिस्सा लिया जाता है। साथ ही छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त करने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख की स्कॉलरशिप तथा 51, 31, 21 और 11,000 रुपए नगद पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। शहरी जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए तो विकास के लिए बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी चीजें काम आती रहती हैं और उनके अभिभावक भी अवेयर होते हैं।
पर विद्या देवी स्कूल द्वारा ये जो एग्जाम कराया जा रहा है, DOE डिस्कवरी ऑफ एक्सीलेंस या प्रतिभा खोज परीक्षा, जैसा कि नाम है, प्रतिभा को खोजा जा रहा है। तो ग्रामीण आंचलिक में इस तरह की जो पहल है, हमें लगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इस तरह की पहल मिलनी चाहिए, उनकी प्रतिभा में निखार आना चाहिए। तो हमने उस दिशा में काम किया और ये एग्जाम हम हर वर्ष आयोजित करते हैं। तो विद्या देवी स्कूल ने ये 6वीं बार ये एग्जाम आयोजित कर रहे हैं और इसमें हमने बच्चों को इनाम राशि भी काफी रखी हुई है। 51,000 फर्स्ट रैंक रखी गई है, सेकंड जो है हमने 11,000 रखी हुआ है और थर्ड रैंक पे 3100 और टॉप 10 तक 1100 रुपए। और यही नहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले अच्छे ठीक ठाक बच्चों जितने भी परफॉर्मेंस करेंगे उन सब के लिए 5 लाख की स्कॉलरशिप। जी हाँ, यानी कि ग्रामीण तबके के प्रतिभावान बच्चे जो गरीब हैं उनके लिए हमने आर्थिक मदद के लिए 5 लाख का पैकेज रखा है, जो उनकी फीस में अगर बच्चे पढ़ते हैं या कहीं भी किसी तरह से हमारे स्कूल की जरूरत पड़ी तो उसमें उनका सहयोग करेंगे। तो हमारा यही मोटिव है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को भी हम निखारें और विद्या देवी स्कूल ने उसी दिशा में ये डिस्कवरी ऑफ एक्सीलेंस नाम से एग्जाम रखा है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्रवासी इसी तरह के कार्यक्रम से क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं, उनको निखारने का प्रयास करें। खैरतल तहसील में क्षेत्राधिकार से बाहर की संपत्तियों के पंजीयन करने के मामले में तहसीलदार भंवर सिंह ने खैरतल थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का अवैध रूप से पंजीयन करने के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पंजीयन लिपिक विवेक धामानी सहित दस्तावेजों के पक्षकारों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अलवर प्रथम और द्वितीय के आदेश पत्र में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध करवाने के लिए आदेश अनुसार रामकिशन नायब तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक रामकिशन और लिपिक विवेक धामानी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 28 एवं 32 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने विविध क्षेत्राधिकार से हटकर अन्य राज्यों में स्थित अचल संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी सहित अन्य दस्तावेजों का पंजीयन किया गया, जिसे विधि द्वारा प्रदत्त अपने क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के साथ क्षेत्र अन्य राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को स्टाफ ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य शुल्कों में अपवंचित कर राजस्व हानि पहुंचाई गई है। इसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। गोविंदगढ़ तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन द्वारा 90A की कार्रवाई के बाद भी अवैध रूप से कट रही कॉलोनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ भू माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह प्रशासन की नाक के नीचे कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनियां काटकर सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं कॉलोनियों में जमीन खरीद रहे लोग भी जानकारी के अभाव में वहां पर भूमि खरीद रहे हैं। ऐसे लोग भविष्य में प्रशासन की होने वाली कार्रवाइयों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ हालात यह है कि इन अवैध प्लॉटिंग में OLX के जरिए ठगी के रुपयों से जमीन खरीदी जा रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से भू माफियों द्वारा की जा रही प्लॉटिंग के मामले में रविवार को गोविंदगढ़ पहुंचे भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन भूमि पर प्रशासन द्वारा 90A कार्रवाई की जा चुकी है, उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि भूमि पर अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग को जल्द ही चिन्हित कर आगे की कार्रवाई भी कराई जाएगी। गोविंदगढ़ क्षेत्र में रामबास क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें रेलवे पटरी के पास 2 स्थानों पर रामगढ़ रोड, खेड़ा महमूद रोड, सीकरी रोड सहित तहसील के पास कृषि भूमि पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ और रामबास पटवारी द्वारा ऐसे चिन्हित भूमियों को 98A की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन पर जल्द ही कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में वहां पर जो भूमि खरीद चुके लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालात यह है कि क्षेत्र में कुछ भूमियां तो एग्रीमेंट पर ही खरीदी बेची जा रही हैं और लोग केवल आश्वासन पर अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। इस बारे में मेरे संज्ञान में पहले भी बात आई है। पैसा OLX का आ रहा है, ये एक गंभीर विषय है, लेकिन इसके अलावा भी गंभीर बात यह है कि नियमों को ताक में रख के कस्बे के बीचों बीच इस प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही हैं। मैंने मालूम किया नगरपालिका क्षेत्र में तो इस प्रकार की चीज़ें हैं नहीं, पर रामबास पंचायत में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत बड़ी तादाद में चल रही हैं और रामबास पंचायत का बड़ा हिस्सा कस्बे से लगा हुआ है, कस्बे का ही भाग बन गया है। और SDM साहब से मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तुरंत इनको सरकारी घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खसरा नंबर 625 जो जमीन थी बगीची की मंदिर के नाम, उसके बीच में से भ्रष्टाचार करके सड़क छोड़ के जो रास्ता बनाया गया उसको बंद करने के लिए भी मेरी पंचायत समिति और SDM साहब से बात हुई है। तुरंत इस पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद में इसका नतीजा देखने को आप सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचारी कामों के लिए कोई जगह नहीं है, ये हम अपने काम से साबित करेंगे।
कैला देवी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत अतेवा के कजलिया बांध में 30 वर्षीय युवक की बांध में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि दलपुरा निवासी युवक भूर सिंह पुत्र घमंडी का पुलिस पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए वह पुलिस के आगे आगे भाग रहा था, जो पैर फिसलन से कजलिया बांध में गिर गया, जब गहरा पानी होने के कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत पर 14 घंटे बाद शव को बांध से बाहर निकाला। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने कैला देवी करौली मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान लोग मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैप सहित कई स्थानों के पुलिस मौजूद रही। घटना की सूचना पाकर सपोर्टर विधायक हंसराज मीणा और एसडीएम रामावतार मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। वहीं बाद में मांगे माने जाने पर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से बचने के लिए ये लड़का ताल की तरफ भागा तो उधर से पुलिस ने आगे से भी इसको घेर लिया। बाद में इसको कोई रास्ता नहीं बचा और ये पुलिस की घेरने की वजह से ताल में उतर गया। पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। डूबता देख करके फिर पुलिस वाले भागे। बाद में रस्सी लेकर के आए। उसके बाद में रस्सी लेकर के निकालने की कोशिश की है। जब उनको पता है कि ये डूब गया पूर्ण तरीके से, तो फिर पुलिस वाले बाद में भाग गए। मौके पर 112 नंबर जो गाड़ी है वो भी थी यहीं पे। पुलिस वाला और सूरज तीनों तरफ से घेर के पानी में कूद गो, बचाने की कही है उसने, मेरे को बचाओ बचाओ, लेकिन वो उनने बचाया नहीं। भाग के रोड पे आ गए। एक लड़का हमारे ही साथ का वो कूदो पानी में, उसको नहीं मिला। पुलिस वाले इनकी गलती है, पुलिस वालों ने मारा है ये। और पुलिस वाले पीछे छितरी पे से लगी, छोरा भगतो ताल में गिरो। ताल में गिरते हुए डूबते हुए बहुत चिल्लाया छोरा। पुलिस ने कोई सहायता नहीं करी 1% भी, और उसको छोड़ के वापस रोड पर आए, जिसके बाद में दोबारा गए। कोटपुतली में सोनगिरा पोषवाल की अटूट आस्था के चलते सैकड़ों क्विंटल प्रसादी तैयार कर प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सोनगिरा पोषवाल प्रथम भैरव जी के परम भक्त थे, जो कि भैरव बाबा की मूर्ति को कुहाड़ा गांव में स्थापित करना चाहते थे। यहाँ सोनगिरा पोषवाल प्रथम और उसके पुत्र ने पंचपीरों के साथ कुहाड़ा गांव, जिसका पौराणिक नाम अजीतगढ़ चोसला 12 गोट में लाकर विक्रम संवत 705 ईस्वी वैशाख सुदी पंचमी को स्थापना की थी, जिसमें पंचदेव खेजड़ी वृक्ष का मंडप लगाया गया, जो वर्तमान में भी मौजूद है, जिसकी लोगों द्वारा आज भी पूजा की जाती है। इसी आस्था के चलते लोगों द्वारा मावा, खांड, काजू, किशमिश, दूध, घी, नारियल की सामग्री से तैयार 150 क्विंटल आटे की बाटियां बनाने के बाद उन्हें थ्रेसर से पिसाई करने के बाद जेसीबी से इस सामग्री को मिलाया जाता है। यहाँ मौजूद जयराम, जेलदार, कैलाश धाबाई, सतीश पवाला, शंभू सरपंच, धर्मपाल, रामकुमार सरपंच ने बताया कि 551 क्विंटल की प्रसादी तैयार कर श्रद्धालुओं को वितरित की जाएगी। ये कुहाड़ा के भैरव बाबा का 15वां विशाल मेला है, जिसके अंदर 551 क्विंटल की प्रसादी वितरित की जाएगी, जिसके अंदर 150 क्विंटल आटे के अंदर 80 क्विंटल खांड मिलाई जा रही है। इसकी पहले बाटियां तैयार की गई थी, अब इसके अंदर खांड और घी की मात्रा है 50 क्विंटल, काजू किशमिश और जो मावा है उनकी मात्रा है 25 क्विंटल। इसी के साथ ही 2 लाख लोग इस प्रसादी को ग्रहण करेंगे और जवाहर सिंह बेडम, सतबीर कसाना, उदयलाल बेराना, जावर सिंह खर्रा और हमारे महंत बालकनाथ योगी जी इसमें अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। साथ में हमारे आसपास की विधानसभाओं के जो पूर्व विधायक हैं, जितने भी इनामी लोग हैं वो बाबा के दर्शन करने आते हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, जेसीबी से अभी चूरमा मिलाया जा रहा है। कल इसकी कलश यात्रा निकलेगी और 30 तारीख को सुबह से शाम तक प्रसादी वितरित की जाएगी, बाबा के दर्शन किए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा हर दिन पौधारोपण की पहल की अलवर ही नहीं प्रदेश भर में चर्चा है। मंत्री शर्मा ने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे। अब वे वन मंत्री के पद का निर्वहन करते हुए पौधारोपण की परंपरा निभाएंगे। मंत्री शर्मा ने जन सामान्य से भी एक पौधा लगाने का आग्रह किया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि ऐसा करने पर निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और आने वाली पीढ़ी को वन एवं पर्यावरण संपदा के रूप में बड़ी सौगात मिलेगी। मंत्री शर्मा ने कहा कि उनका प्रतिदिन पौधारोपण का अभियान जारी रहेगा। हमारी धरती स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और धरती माँ आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि वृक्षारोपण अभियान चलता रहे। वृक्ष होंगे तो ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन होगी तो जिंदगी होगी।
सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 27वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च 2024 फुलेरा दोज को अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित प्याज मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर समिति द्वारा रविवार को काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में सामूहिक विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं समिति द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन पर समाज की महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 मार्च 2024 को रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके विजेताओं को 12 मार्च को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाएगा। समिति महामंत्री पदम सैनी ने बताया कि समिति द्वारा 12 मार्च 2024 को 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर रविवार को सामूहिक विवाह के योग्य युवक युवतियों का पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति द्वारा अब तक 17 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का संगठन किया जा चुका है। सैनी समाज सामूहिक विवाह और उत्थान समिति का जो विवाह समारोह है वो 12 मार्च 2024 को संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए विभिन्न कमेटियों का गठन समिति की ओर से किया गया है और लगभग अब तक हमारे पास 17 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 5 फरवरी तक अभी चालू रहेगी। लगभग 51 जोड़ों का लक्ष्य है और समिति की ओर से सभी पदाधिकारियों का प्रयास है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। इस संदर्भ में विभिन्न तहसील स्तरों पर भी हमारी टीमें गठित की गई है। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के सुनहरा गांव में दो पक्ष एक दीवार को लेकर भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से 2 को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर भेज दिया। वहीं 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आने पर उन्हें इलाज के लिए RBM अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार कामा थाना क्षेत्र के गाँव सुनहरा में कुंवर सिंह और देवेंद्र पक्ष में दीवार को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। जहाँ कुंवर सिंह पक्ष का कहना है कि दीवार वन क्षेत्र में आती है, वहीं देवेंद्र पक्ष का कहना है कि कुंवर पक्ष ने अवैध रूप से दीवार बना रखी है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर कुंवर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मारपीट में कुंवर सिंह का पुत्र भी घायल हो गया। वहीं देवेंद्र पक्ष से देवेंद्र और महेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गंभीर हालत को देखते हुए कुंवर सिंह और महेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तो प्रताप है और एक संजय और एक हुआ है। झगड़ों कैसे हुआ ये बताओ। व्यवस्था पे चल रहा है। कितने लोगों की लगी? उनकी आई है देवेंद्र के भैया की आई है चोट। ठीक, क्या नाम है आपका? सौ के दिन एक डंडा 40 साल पुराना दूसरी पार्टी ने तोड़ दिया। अब दोनों पक्षन में विवाद है, हमने वो बीच बिचाव कर दियो। अब बीच बिचाव कर दियो बन के तू ही देख लो वैसी लड़ाई है तो इनको फिर होता है राजीनामा है बन के भाई डंडा बड़ी जगह पे लगा देंगे। हमें बरसाने थे इन लोगों की सबन की मिस्टकोट भाई पर ही जो डंडा मारे इनकी यहाँ नहीं ऑब्जेक्शन उठाया हुआ। गाड़ी जैसे तो आई है ना इनके दरवाजे पे दे 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 दे। कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से मोदी सरकार को लेकर विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में दीवार लेखन कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता, चेयरमैन संजय गीजगढ़िया, विधानसभा संयोजक सुनील गोयल, विस्तारक वीरेंद्र शैलेंद्र चौहान, रमाकांत शर्मा, संजय तांबी, सतीश भाटी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खेडली कस्बे में अलवर और भरतपुर जिले की सीमा पर लगे टोल टैक्स को लेकर व्यापारियों में रोष बना हुआ है। यहां लोगों को महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल टैक्स देना पड़ता है। अरुआ और अलीपुर मोड़ पर टोल टैक्स बनाए गए हैं। यहां के स्थानीय निवासियों को हर बार टोल टैक्स देना पड़ता है। इसे लेकर स्थानीय नागरिकों ने टोल टैक्स को लेकर विरोध जताया है। जहाँ पंचायती मंदिर में बैठक आयोजित की गई। यह बैठक व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार बंसल के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान व्यापारियों ने अनेक निर्णय लिए। व्यापारियों का कहना था कि कठुमर और खेडली मोड़ पर रोज चक्कर लगते रहते हैं, लेकिन उनका पेट्रोल से ज्यादा टोल का खर्चा हो जाता है, क्योंकि चौपाइया वाहनों से जाने पर हर बार टोल कटवाना पड़ता है। बैठक के दौरान टोल मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान अनेक व्यापारी आधार कार्ड देखकर टोल खत्म करने को लेकर अड़े रहे।
राजगढ़ में सकट क्षेत्र के देवती गांव में रविवार को दिल्ली की भारत क्योर टेली हेल्थ टीम द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तिवाड़ी हेल्थ सेंटर के सीएचओ किरण तिवाड़ी ने बताया कि इस शिविर का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य राजेंद्र तिवाड़ी, नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी और राजपुर बड़ा सरपंच प्रतिनिधि रामअवतार शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। शिविर के दौरान 100 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीयन करवाया, जिनका दिल्ली से आई डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क बीपी, शुगर, ईसीजी, सीबीसी सहित खून की जांच कर उपचार किया गया। साथ ही रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर के दौरान डॉक्टर वरुण गुप्ता, डॉक्टर अभिमन्यु सिद्ध और डॉक्टर संगीता ने अपनी सेवाएं दी। बानसूर के देवशन गांव में रविवार सुबह नरेगा में कार्य करते समय तबीयत खराब होने से एक महिला की मौत हो गई। इस महिला को हरसोरा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला देवशन गांव निवासी मंजू देवी है। नरेगा मेट संतराम गुजर ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे देवशन की रहने वाली मंजू देवी पत्नी कृष्ण कुमार मेघवाल कस्बे के पास ही जोहड़ में चल रहे मनरेगा कार्य में काम कर रही थी। इस दौरान वह चक्कर आने से गिर गई। इसके बाद महिला को हरसोरा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस सीएचसी पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने महिला के शव का बानसूर मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से संचालित ऑपरेशन साइबर ब्रज प्रहार के तहत जिले में साइबर क्राइम के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसके चलते पुलिस ने पहले दिन ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 88 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करीब 250 पुलिसकर्मियों की 15 टीमें सुबह से दबिश देने में लग रही थी। दोपहर बाद तक पुलिस की यह कार्रवाई चलती रही। अब पकड़े गए आरोपियों से जब्त किए मोबाइल से पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार जल्दी बड़े साइबर अड्डों पर दबिश दी जा सकती है। असल में अलवर जिले में यह क्षेत्र साइबर अपराध में तेजी से बढ़ रहा है। अभियान के तहत गोविंदगढ़ थानाधिकारी हितेश शर्मा ने मैं पुलिस जाब्ते के साइबर क्राइम के विरुद्ध अभियान चलाकर साइबर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अनेक साइबर अपराधी अपने गांव ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम जयपुर की ओर से साइबर अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन साइबर ब्रज प्रहार संचालित किया गया है। यह ऑपरेशन आने वाले समय में जारी रहेगा। पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध साइबर ठगों की निगरानी कर रही है। चूंकि आज ही सुबह की ये कार्रवाई है, अभी हमें वो व्यक्ति, उसके 1-2 साथी प्लस उसके मोबाइल डेटाबेस मिला है। अभी मुकदमे दर्ज करके, चूंकि अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए, इनमें जब हम गहनता से जाएंगे तब इस नेटवर्क का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनका पता लग पाएगा। और चूंकि इसमें काफ़ी सारी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, जो हमें हमारी साइबर टीम भी दे रही है, पुलिस मुख्यालय में जो साइबर एक्सपर्ट्स है वो भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में हम इसमें और विस्तृत तफ्तीश से जानकारी आपको उपलब्ध करा पाएंगे। इनसे सर कुछ सामान जब्त हुआ है? इनसे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, फेक आईडीज और जो कुछ एटीएम कार्ड्स जैसी चीज़ें जब्त हुई हैं। सरकारी और निजी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव में गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित हुए समारोह में ज्यादातर वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अश्लील गानों पर छात्राएं डांस करती नजर आ रही हैं। ऐसे वीडियो पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करने वाले हैं। इन वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि जिन गानों को हम अपने घर में बजाने में शर्म महसूस करते हैं, उन गानों पर स्कूल प्रबंधक और स्टाफ कैसे आनंद ले रहे हैं। यह सब सरकारी और निजी विद्यालयों में हो रहा है। इस मामले को लेकर गुर्जर महासभा के प्रदेश महासचिव गिरीश अलीपुरा ने कहा कि ऐसे संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह अश्लील गाने चलाकर गुर्जर समाज को बदनाम किया जा रहा है। अलीपुरा ने बताया कि इससे समाज में भारी रोष व्याप्त है। शिक्षा के मंदिर में देश का भविष्य बनाने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, उस मंदिर को नाच का अड्डा बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में ऐसे अश्लील गानों की अनुमति कौन देता है, किसकी अनुमति पर ये अश्लील रसिया बजाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, वर्तमान में वार्षिक उत्सव एवं गणतंत्र दिवस के जो चल रहे हैं, उसमें निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, ज्यादातर उसमें अश्लील रसिया देखा है मैंने। अपन के हिंडौन क्षेत्र, बयाना क्षेत्र है, जो अपन के और पास क्षेत्रों में है, ज्यादातर अश्लील गानों पर जो स्कूली छात्रा है डांस करती नजर आ रही है। ये एक बेहद शर्मनाक घटना है। इस पर राजस्थान सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पर मानसिक प्रभाव, गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसमें गुर्जर समाज है, उस पर भी एक गलत संदेश मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो गुर्जर समाज की रसियां हैं उनको एक शिक्षा के मंदिरों में बजाया जा रहा है। इससे गुर्जर समाज में भी काफी रोष है। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस पर सख्त स्कूल प्रबंधक है, स्कूल स्टाफ है,
सभी पर कार्रवाई की जाए और आगामी दिनों में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए। नीमराणा के जापानी जोन स्थित होटल में रोटरी क्लब ऑफ नीमराणा, रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी और रोटरी क्लब जयपुर मैजेस्टी द्वारा निःशुल्क कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल हरीश गौड़ और CASL मंगंगवाल ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा ग्रामीण महिला और पुरुषों को जिनको काम करने में हाथ की परेशानी होती थी, ऐसे 15 लाभार्थियों को कृत्रिम हाथ लगाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DSP आमिर हसन अली रहे, जबकि नीमराणा औद्योगिक एसोसिएशन अध्यक्ष KG कौशिक, GST डिप्टी कमिश्नर महेंद्र यादव, KK शर्मा, हरीश गौड़, राजा सोनी, RK भारद्वाज, इंद्रपाल शर्मा, हर्ष पालीवाल, SN गंगवाल, योगेश जैन, नीरज झालानी, बीना यादव, खेमचंद गुप्ता, सचिन गोलेचा, राजपाल यादव, रामफल यादव विशिष्ट अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब ऑफ नीमराणा अध्यक्ष सोनू चौधरी ने की। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में अतिथियों का फूल माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथियों का सोनू चौधरी, प्रवीण लांबा द्वारा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DSP आमिर हसन ने ग्रामीण आंचल में रह रहे ग्रामीणों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण का अधिकाधिक लाभ लेकर मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान किया। शिविर में डॉक्टर और CASL गंगवाल द्वारा कृत्रिम हाथ को लगाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान मंच संचालन योगेश भारद्वाज ने किया। आज का एक कार्यक्रम रोटरी इंटरनेशनल के तत्वाधान में जो रोटरी क्लब ऑफ नीमराना और रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी ने मिलकर एक प्रोस्थेटिक हैंड्स का कार्यक्रम यहाँ लगाया है। ये जो प्रोस्थेटिक हैंड्स है ये US से हम लोग मंगाते हैं और सभी लाभार्थियों को लगाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में करीब 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से सिर्फ 18 हाथ ऐसे थे जिनमें ये हाथ लगाया जा सकता है, उनको लगाया गया है तथा सभी को ये ट्रेनिंग भी दी गई है कि उस हाथ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा। कभी भी हमारे पास अगर कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसको हाथ की जरूरत होती है तो वो हमें संपर्क कर सकता है और हम हमारे नीमराना क्लब को या भिवाड़ी क्लब को संपर्क करेगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हाथ लगा के देंगे। ये हमारी एक कंटिन्यूअस सेवा है। रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ मोड़ स्थित 3AS टेक्नोलॉजी की दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना का सारा माजरा दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर आए, जिनके हाथ में एक रिवॉल्वर और डंडे हैं। जैसे ही दुकान के नौकर ने दरवाजे खोला तो तीनों बदमाश रिवॉल्वर दिखाकर अंदर घुस गए और युवक को बंदी बनाकर दुकान के गले में रखे 26,000 रुपए और बंधक बने युवक की जेब से 5,000 रुपए 3 कैमरे को लूट कर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक बदमाशों को कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं दुकान मालिक पवन कुमार चौधरी ने दुकान में हुई लूट की घटना का रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। लूट की घटना को लेकर कस्बे में सनसनी फैल गई, क्योंकि पहली बार हथियार दिखाकर लूट की घटना देखने को मिली। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कोई सुराग लगा पाती है या नहीं। घटना हुई कल रात को शाम को 8:50 पे 3 लोग मुंह बांधकर हथियार लेके दुकान में घुस गए। वहाँ लड़का था, लड़के के साथ मारपीट की और उसको गन पॉइंट पे रख के और लूटपाट करके ले गए। कितने पैसे ले गए? करीबन ये मान के चलो 26,000 रुपये तो गले में थे, 5,000 रुपये उसकी जेब में थे, एक उसका मोबाइल ले गए और सामान ले गए। पता लगा कौन लोग थे वो? नहीं पता लगा। मुकदमा दर्ज करा दिया? करा दिया। किस चीज़ की दुकान है आपकी वहाँ पर? CCTV, GPS, RO। तो उसकी कोई CCTV फुटेज आई निकल कर? बिल्कुल है मेरे पास, पेन ड्राइव में है, उसी को देने जा रहा हूँ। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।